नमस्कार, मैं हूं विदिश और आप देख रहे हैं नई परख। 21 अगस्त 2026 की रात को देश की राजधानी में जो भी कुछ हुआ, उसने मोदी सरकार और उसके पूरे प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कहानी देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्रालय, उसकी नाक के नीचे काम करने वाली दिल्ली पुलिस और एक आम छात्र की बेबसी की है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी को नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जमीन पर करीब 8 घंटे तक एक कड़े धरने पर बैठना पड़ा। तब जाकर तंत्र की नींद टूटी। ये किसी राजनीतिक माइलेज के लिए किया गया धरना नहीं था, बल्कि उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ बगावत थी जो एक घायल युवा से उसका कानूनी अधिकार तक छीन लेना चाहती थी। जिस छात्र के हक के लिए देश के विपक्ष का नेता सड़क पर बैठा, उसका नाम साहिल लोचब है। उसकी उम्र महज 19 साल है। 20 जुलाई 2026 को देश में जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, तब नीट, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों को लेकर छात्रों का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठन कर रहे थे, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उस दिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो बर्बरता दिखाई, वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। शांतिपूर्ण ढंग से हाथ में तिरंगा लिए खड़े साहिल लोचब पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन यानी छर्रे वाली बंदूक से हमला किया। डॉक्टरों के मुताबिक साहिल के शरीर पर 200 से ज्यादा छर्रे धंसे हुए थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसके चेहरे और आंखों पर गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और दूसरी आंख को बचाने की उम्मीद भी 1% से कम बची है। सोचिए, देश की राजधानी में एक 19 साल का छात्र अपने शरीर पर 200 छर्रों के गहरे घाव लेकर अपनी एक आंख गंवाकर इंसाफ के लिए भटक रहा था। लेकिन कानून के रखवालों का रवैया क्या था? पुलिस ने पूरे 1 महीने तक इस मामले में प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित छात्र, उसकी मां और उसके वकील जब 14 अगस्त को लिखित शिकायत लेकर पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें कोई पावती यानी डीडी नंबर देने से मना कर दिया। इसके बाद 17 अगस्त को फोन और ईमेल के जरिए दोबारा कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाए, वे सीधे तौर पर मोदी सरकार के तानाशाही रवैये को उजागर करते हैं। साहिल और उसकी मां को 1 या 2 नहीं बल्कि 4 अलग थाने, कनॉट प्लेस, मंदिर मार्ग, संसद मार्ग और यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच के चक्कर कटवाए गए। थानों के चक्कर काट काट कर जब पीड़ित परिवार पूरी तरह थक गया, तो कुछ पुलिस कर्मियों ने दबी आवाज में उनसे कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि इस मामले में किसी भी कीमत पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये बात साफ तौर पर साबित करती है कि शासन किस तरह अपनी क्रूरता के सबूतों को मिटाना चाहता था और पीड़ित परिवार की आवाज को हमेशा के लिए कुचलने की साजिश कर रहा था। जब ये मामला विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सामने आया, तो वे खुद पीड़ित परिवार और साहिल से मिले, उसकी बेबस मां को सहारा दिया। मंदिर मार्ग थाना और फिर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन वो पहुंचे। वहां वे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा से मिले और कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लेकिन पुलिस अधिकारी कई घंटों तक कागजी बहानों में उन्हें उलझाते रहे। जब राहुल गांधी ने देखा कि प्रशासन पूरी तरह से अड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वे अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने से ठीक बाहर दिल्ली की सड़क पर जमीन पर बैठ गए। दोपहर से शुरू हुआ यह धरना धीरे धीरे आधी रात तक खिंच गया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, वैसे वैसे वहां भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया और बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए ताकि जनता का गुस्सा सड़कों पर न फूटे। विपक्ष के नेता के इस कड़े और अड़ी ग्रुप ने मोदी सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। रात के लगभग 8 बजते बजते सरकार का अहंकार टूटा और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अज्ञात सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 118(1) यानी खतरनाक हथियारों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना और धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब राहुल गांधी और पीड़ित छात्र साहिल लोचब मीडिया के कैमरों के सामने आए, तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि व्यवस्था के प्रति एक गहरा आक्रोश और दर्द था। पीड़ित छात्र साहिल लोचब ने जो बाइट दी, उसने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। साहिल ने कहा है कि पिछले 1 महीने से मैं और मेरी मां दिल्ली की सड़कों पर थानों के चक्कर काट रहे थे। पुलिस हमें कभी इस स्टेशन तो कभी उस स्टेशन भगा रही थी, मानो हमने कोई अपराध किया हो। आज जब देश के विपक्ष का नेता खुद हमारे साथ सड़क पर बैठा है, 8 घंटों तक संघर्ष कर रहा है, तब जाकर पुलिस ने मेरी शिकायत लिखी है।
मेरे शरीर में आज भी 200 से ज्यादा छर्रे मौजूद है। मेरी एक आंख हमेशा के लिए जा चुकी है। मैं सरकार से और इस देश से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में एक आम छात्र को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए हमेशा 8 घंटे का धरना देना पड़ेगा? क्या जब तक विपक्ष का नेता हमारे साथ सड़क पर नहीं बैठेगा तब तक एक आम नागरिक को न्याय का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या ये हमारा देश नहीं है? इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं की जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी, और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड में था उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ, और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आप ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आए। साहिल के इस दर्द भरे बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया और उनकी ये बाइट सीधे मोदी सरकार के नेतृत्व पर एक प्रहार थी। राहुल गांधी ने एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज होना न्याय की तरफ एक पहला छोटा सा कदम है, लेकिन आप सब गहराई से सोचिए कि आज हमारा देश क्या स्थिति पैदा कर रहा है। एक गंभीर रूप से घायल नागरिक की एफआईआर लिखने की इजाजत तक दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। ये फाइनल एफआईआर तब दर्ज हुई है जब गृह सचिव और खुद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर से इसके लिए हरी झंडी मिली है। ये पुलिस अधिकारी तो खुद पहले ही दिन कानून के मुताबिक केस दर्ज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऊपर से रोक दिया गया। राहुल गांधी ने देश के सामने बेहद गंभीर और डरा देने वाला सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि आज तो लोकसभा में विपक्ष का नेता यहाँ मौजूद था, तो 8 घंटे के धरने के बाद पुलिस ने एफआईआर लिख ली, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि देश के दूर दराज के गांवों में, छोटे कस्बों में रहने वाली आम जनता के साथ ये तंत्र क्या करता होगा। अगर कल को देश के किसी कोने में किसी गरीब बेटी के साथ रेप जैसी भयंकर अपराध हो जाए या किसी परिवार के साथ कोई बड़ी वारदात हो जाए, क्या तब भी पीड़ित को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए संसद के विपक्ष के नेता को बुलाना पड़ेगा? क्या बिना किसी राजनीतिक रसूख या रसूखदार मंत्रियों के इस देश के आम आदमी के लिए न्याय पाना असंभव हो चुका है? 11 साढ़े 11 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। इस पूरी घटना ने गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष के नेताओं, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जब संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों पर हुए इस जानलेवा हमले का मुद्दा उठाया गया, तो गृह मंत्री संसद में आकर जवाब देने से लगातार बचते रहे। सरकार संसद के भीतर चर्चा से भागती रही। आखिर अमित शाह क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से 1 महीने तक क्यों भाग रही थी? क्या पीड़ित परिवारों को डराया और धमकाया जा रहा था? मोदी सरकार के मंत्रियों का झूठ भी इस मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। सरकार के मंत्रियों ने पहले इंटरनेट, सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए ये सफेद झूठ फैलाने की कोशिश की थी कि दिल्ली पुलिस या अर्धसैनिक बलों ने प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की पैलेट गन या घातक बल का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि पैलेट गन चलाने की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। लेकिन खुद पीड़ित छात्र साहिल लोचप का लहूलुहान शरीर, उसकी खोई हुई आंख और रैपिड एक्शन फोर्स की ये जांच डायरी के रिकॉर्ड्स ने सरकार के मंत्रियों के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी है। जांच डायरी से ये साफ हो चुका है कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पैलेट गन और अत्याधिक बलों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे। राहुल गांधी का यह आक्रामक और अड़ी ग्रुप मोदी सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। विपक्ष ने यह साफ कह दिया है कि वे अब सरकार को युवाओं के भविष्य, उनकी सुरक्षा के मुद्दों पर जरा भी ढील नहीं देने वाले हैं। सरकार जो बड़े बड़े दावे सुशासन और पारदर्शी कानून के करती है, उसकी पोल देश की राजधानी के एक मुख्य पुलिस स्टेशन के बाहर खुल गई है।
एक आम छात्र को न्याय दिलाने के लिए अगर संसद के विपक्ष के नेता को 8 घंटे तक सड़क की धूल खानी पड़े तो ये स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए एक बेहद चिंताजनक संकेत है। अंत में ये पूरी घटना देश के हर आम नागरिक के सामने कुछ बेहद कड़वे और जरूरी सवाल छोड़ जाती है, जिन्हें आज सुनना और समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। सवाल यह है कि हमारी पुलिस व्यवस्था का असली मालिक कौन है? क्या पुलिस जनता की सुरक्षा और कानून के राज्य को कायम रखने के लिए काम कर रही है, या फिर सत्ता में बैठे राजनेता और मंत्रियों के इशारों पर पीड़ितों की आवाज को ही दबाने का एक हथियार बन चुकी है? अगर देश की राजधानी में कानून का ये हाल है तो देश के बाकी हिस्सों में आम नागरिकों की बिसात ही क्या है? इन गंभीर सवालों के जवाब मोदी सरकार को आज नहीं तो कल देश की जनता को देना ही होगा। बाकी इस मामले पर आपकी क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिएगा नई परख। धन्यवाद।